प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सीयूटी के क्रम में आज हम बढ़ते हुए आ चुके हैं अर्थशास्त्र पे। बहुत सारे बच्चों का कहना था सर अर्थशास्त्र के क्वेश्चन लाइए, तो आज हम लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र के बेहतरीन प्रश्न। और ये होने वाले हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से और 12वीं के शुरुआत के 3 चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यानी शुरू के 3 प्रश्न आप देखेंगे जो आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र हैं, उत्पाद उपभोक्ता हैं, और उसके बाद उसका अगला चैप्टर। यानी इन 3 चैप्टर के ये प्रश्न है यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए और सीयूटी के लिए। तो जल्द से जल्द सभी लोग बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन। और एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस प्यारे से लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, ग्रुप्स और सब जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन से। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 25 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 नहीं, 25 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और आपको इसकी ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी पैटर्न पे ही है। इनकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी और ये सारे प्रश्न 100% एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ हैं आपके लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपने इस सेशन की जो है आपका इकोनॉमिक्स पे बेस। तो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम देख रहे हैं 23वां जो सीयूटी का क्रम है, ये 23वां क्रम पे आ चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने उस मित्रों तक, सभी दोस्तों तक जो भी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर सीयूटी के लिए, उनके लिए होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस सेशन को। हम यहाँ देख रहे हैं सीयूटी 2024 के लिए बेहतरीन प्रश्न जो कि आधारित हैं किस पे? अर्थशास्त्र पे। और यहाँ आपको मिलेगा 25 से ज़्यादा प्रश्न। हम ये 23वां अगर देखें तो 23वां पार्ट हमारा होगा ये सीयूटी के तैयारी के रूप में। अगर हम देखें तो लगभग हम लोग मोर देन 500 क्वेश्चन से भी ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, कम से कम हम लोग 600-700 प्रश्न तो कर ही चुके होंगे आर्ट्स के। तो सोचिए आप अगर इतने प्रश्न करते हैं तो आप कितना नज़दीक हो जाते हैं अपने तैयारी के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा थोक मूल्य सूचकांक WPI के घटकों में से एक नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। मैंने बार बार आप लोग को एक ही चीज बताया कि जब भी नहीं की बात की जाए तो उसे बहुत ध्यान से आप लोग देखा करें। तो यहाँ क्या कर रहा है? ईंधन, बिजली, प्राथमिक लेख, उत्पाद बनाती है, सेवाएं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं इसमें नहीं आती हैं, इसमें सेवाएं नहीं आती हैं। डी इज द आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया। सभी लोग एक बार जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए अपने इस प्यारे से सेशन को। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो के एंड में कि कैसा लगा आपको क्लास। जरूर बताया कीजिए हमें कि कैसा लगा आपको क्लास। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बाह्यता का तात्पर्य क्या है? अर्थशास्त्र में बाह्यता का तात्पर्य क्या है? बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाहरी स्रोतों से अर्जित आय, ठीक है, बाह्य स्रोतों से अर्जित किया गया आय, या फिर किसी आर्थिक एक मिनट, ये नहीं है, इसमें आय तक है, ठीक है ना। देखिए, किसी आर्थिक गतिविधि का सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करना। इनमें से कौन सा सही होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सी है, सी इज द राइट आंसर। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी किसी आर्थिक गतिविधि का सकारात्मक तथा नकारात्मक जो परिणाम होता है वही बाह्यता कहलाता है। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस, याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय जो होता है किसके अंतर्गत आता है? उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत आय कहते हैं, या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, या हम उसे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है क्या? इसका कारण क्या है भैया, क्यों कहा जाता है, ये बताइए आप। तो चलिए, कारक लागत पर GNP, बाजार मूल्य पर GNP। ये बहुत अच्छे से देखिएगा कि किसके अंतर्गत कहा जाता है। कारक लागत पर NNP, बाजार मूल्य पर NNP। तो ये होगा आपका, यहां अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्या? कारक लागत पर NNP, सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? कौन सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीडीपी माइनस विदेशों से आए, जीडीपी प्लस विदेशी आए, जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, और सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। हाँ, डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनीय, परिवर्तन वाले होते हैं, परिवर्तन वालों को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो भी परिवर्तन हो जाए उनमें हम वेरिएबल कहते हैं। व्यय है, आय है, संपत्ति है या वेतन है, इसे ही हमें बताना है। तो संपत्ति है ना, संपत्ति, सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से, अगर हम अगला बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु नहीं है, जिसको पूंजी के रूप में हम नहीं ले सकते हैं, वो कौन नहीं है, यही बताना है। भोजन, वस्त्र, ट्रक, औजार, मशीनें। देखिए, ये भी पूंजी में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन आपके भोजन और वस्त्र नहीं आएंगे। ठीक है ना, भोजन आपके पूंजीगत में नहीं आएंगे। आगे अगला प्रश्न, मूल्य वृद्धि का आय प्रभाव के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। मूल्य वृद्धि जो होता है, मूल्य वृद्धि का आय प्रभाव के कारण प्रतिस्थापन अधिक होता है। इसका आंसर क्या होगा? सस्ता माल, ग्रीफिन, ओहो ये ग्रेफिन होगा भैया, ग्रेफिन। ठीक है ना, तो ग्रेफिन माल, स्टेटस सिंबल माल, विकारी खाद्य पदार्थ। तो ये होगा, बी इज द राइट आंसर, ग्रेफिन माल ही होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सी, यानी कि अगला प्रश्न का जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखिए, आयताकार, आयताकार परिवलय, आयताकार परिवलय मांग वक्र के लिए मांग की कीमत लोच का मान क्या है? ई जो होगा बड़ा होगा एक से, ई जो होगा छोटा होगा एक से, या ई जो होगा बराबर होगा। देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, मांग की लोच देखते हैं, मांग की लोच, तो मांग की लोच किससे हम दर्शाते हैं? ईडी से, है ना, ईडी से। ईडी इक्वल टू होता है मांग की लोच। तो वही यहाँ पे कह रहा है, सी यहाँ पे क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। डुओपोली किस प्रकार की बाजार संरचना का विशेष मामला है? डुओपोली, ऑलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। डुओपोली, मोनोपोली, ऑलिगोपोली, ये सभी आते हैं। ठीक है ना, तो डुओपोली पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, सिमोनोप्सिस, फिर एकाधिकार, ये है अल्पाधिकार। ए इज द राइट आंसर। क्या भैया? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य कि मांग की लोच, मांग की लोच है। क्षैतिज मांग वक्र के तात्पर्य की मांग की लोच है। आपको आंसर बताने हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक के बराबर, एक से कम, शून्य या अनंत। डी इज द राइट आंसर। क्या है भैया? डी इज द राइट आंसर। डी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अधिकांश पर्यावरणीय वस्तुओं के मामले में बाजार की विफलता होती है क्योंकि, याद रखिएगा, पर्यावरणीय मामलों में जो बाजार की चीजें होती हैं वो विफल यानी कि नकारात्मक रहती हैं। इसका कारण क्या है? पर्यावरणीय वस्तुएं प्रतिद्वंदी उत्पाद हैं, पर्यावरणीय वस्तुएं अपवर्जन योग्य उत्पाद हैं, पर्यावरणीय वस्तुएं उत्पादन में गैर प्रतिद्वंदी हैं, पर्यावरणीय वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत हैं। हाँ, ये डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे डी आपका सही होगा। देखिए, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, चलिए जी, एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है, और आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही कामना है। जीवन में आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे नंबर स्कोर करें, और हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान रहे, ताकि आपसे जुड़े लोग आपकी मुस्कान के साथ खुश रहें। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। होठों पे हंसी यानी कि कभी भी हमें क्या करना है? उदास नहीं रहना, पहली चीज। दूसरी चीज,
पाँव में छालों का मतलब ये हुआ कि मेहनत करना, जो भी मेहनत करेगा तो छाले तो पड़ेंगे ही ना। तो जो लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे तो मंजिल तो उनको मिलना ही है। ये मंजिल उनको मिलेगी जब वो इतनी चीजों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? तो चलिए आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रत्येक कीमत पर मांगी गई मात्रा को दर्शाने वाली मांग अनुसूची कहलाती है? कैथरीन की मांग अनुसूची, ठीक है, पोंटर की आपूर्ति अनुसूची, आओ ओखा की मांग अनुसूची, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या कहलाएगी? कैथरीन की मांग अनुसूची। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, एकाधिकारवादी फर्म कहाँ संतुलन में होगी? एकाधिकारवादी फर्म कहाँ संतुलन में होगी? कीमत इक्वल टू सीमांत लागत, कारखाना इक्वल टू कारखाना लागत, और एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू कीमत यानी कि प्राइस। ठीक है, कहां पे? कारखाना लागत इक्वल टू कुल लागत। तो हम देखेंगे बी इज द राइट आंसर, कारखाना और कारखाना लागत के रूप में बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। उत्पादन संभावना वक्र का आकार है। उत्पादन संभावना वक्र का क्या आकार होता है? उद्यम स्थल का एकदम उत्तल, उद्यम स्थल का अवतल, हतोत्साहित अतिपरिवलय, एक परवलय। तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो आप देखेंगे उद्यम स्थल का अवतल यानी कि बी इज द राइट आंसर भैया। अगला अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अर्थशास्त्र वह है जो होना चाहिए, अर्थशास्त्र वह है जो होना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? किससे संबंधित संदर्भित है, यानी कैसे निकला हुआ है? तो यहाँ आपको बताना, नियामक अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र, राजकोषीय अर्थशास्त्र। तो हम देखेंगे ये है आपका नियामक अर्थशास्त्र। किससे? नियामक अर्थशास्त्र। ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हंसते मुस्कुराते रहो और सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये सारे आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों को लेके चलते हैं ना, निश्चय मानिए इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न मिल जाएंगे और इनमें से ही आपके सीयूटी एग्जाम में भी प्रश्न 100% मिलेंगे। देखिए, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण 20वीं शताब्दी के प्रमुख भागों के लिए है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रमुख भागों के लिए है। तो अगला प्रश्न क्या होगा? यूएसए इसका आंसर होगा, भारत होगा, सोवियत संघ होगा, जापान होगा। सोवियत संघ, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का सोवियत संघ। वह स्थिति जिसमें बाजार की आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है कहलाती है। देखिए याद रखिएगा, बाजार की आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है, यानी आपूर्ति और मांग यानी कि डिमांड सप्लाई, इन दोनों से जो मेल खाती है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना, मतलब ध्यान से सुनिएगा। समीकरण कहलाता है, मानीकरण कहलाता है, संतुलन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो संतुलन, जब देखिए दोनों बराबर हो रहे हैं क्या होगी? संतुलन की स्थिति होगी ना, तो संतुलन, सी इज द राइट आंसर। अगला जी, जब संसाधनों में वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र होगा। एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का होगा वही आपको बताना है। बाईं ओर शिफ्ट करें, दाईं ओर शिफ्ट करें, सीधे हो जाओ या उत्तल हो जाओ। तो ये होगा दाईं ओर शिफ्ट करें, यानी बी इज द राइट आंसर बबुआ। अगला देखो, जब विक्रेता कीमत में हेरफेर करता है तो इसे कहा जाता है। जब विक्रेता कीमत में हेरफेर करता है यानी इधर उधर करता है तो उसे क्या कहते हैं? जो आप देखेंगे यहाँ पे कैविएट एम्प्टर, अनुसूचित व्यापार प्रथाएं, प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं, या इनमें से कोई नहीं, तो उनको कहा क्या जाता है? तो प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सार्वजनिक भलाई, याद रखिए सार्वजनिक भलाई। कभी कभी करके आप फंस जाते हैं ना, बोलिए, कभी कभी आप लोग सोचते होंगे अरे झूठ मूठ में भलाई का काम कर दिए, हम ही किए और हम ही फंस गए। होता है, सबके साथ होता है। तो चलो देख लो, यह सरकार द्वारा उत्पादित एक वस्तु है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा ना, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तु, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय में फैल जाता है। हाँ, तो यही सही होगा कि लाभ जो है मेरे को ही न मिल करके सब में फैल जाए, तो यही होगा। एक सरकारी योजना जो गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाती है, जरूरी नहीं है। कोई भी वस्तु जो आम जनता के बीच में लोकप्रिय हो, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। बी है, बी बी बी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाजार अर्थव्यवस्था में
जिसे भी कहा जाता है केवल उन्हीं उपभोक्ताओं वस्तुओं को उत्पादन किया जाएगा उनकी मांग है। तो कैसे वस्तुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार की वस्तुओं की, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद की, पूंजीवाद में जिनको कहेंगे आप उन्हीं की बात होगी और किसी से मतलब नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होती है, एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल इस पे अधिकार होता है, यानी एकाधिकार, एक व्यक्ति या किसी फर्म का अधिकार होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कौन नहीं है, मांग, पूर्ति एवं संतुलन, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार, श्रम अर्थशास्त्र, बेरोजगारी। कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो बेरोजगारी आप कहां पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। डी इज द राइट आंसर। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार प्रतियोगिता का एक विशिष्ट उदाहरण है, कौन सा एक विशिष्ट अल्पाधिकार, याद रखिएगा, अल्पाधिकार प्रतियोगिता का एक विशिष्ट उदाहरण है। अल्पाधिकार यानी कुछ समय के लिए, अल्प से मतलब छोटे, यानी छोटे में क्या करेंगे, कुछ चीजें सामान्य रहेंगी, बाकी हम परिवर्तित कर लेंगे। तो कौन होगा, आंसर दीजिए। उद्योग में प्रवेश और निकास बाधाएं मौजूद हैं, केवल एक ही व्यवसाय पूरे उद्योगों को नियंत्रण करता है, बाजार में कई कंपनियां हैं। द्विगु समास, ये द्विगु समास कहां से आ गया, ये तो नहीं होगा, हिंदी की चीजें आ गई इसमें। ये ए इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर, है ना, ए इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखिए, अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अच्छा, केंद्रीय समस्या मैंने जब आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि कोई चीज हम उत्पादन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्न कीजिए। अगर 3 प्रश्न आप करते हैं, ठीक है ना, 3 प्रश्न आप करते हैं और उन प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाता है, क्या, कहां, किसके लिए और कैसे, ठीक है। ये 3 प्रश्नों का अगर आपको उत्तर मिल जाता है उत्पादन के संदर्भ में, तो आप समझ लीजिए कि आप केंद्रीय समस्या समझ चुके हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, तो डी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न जी, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की बात की जाए। अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को 2 अलग शाखाओं अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र और माइक्रो माइक्रो और मैक्रो में कौन बटा, ठीक है ना, इन दोनों में बांटने वाले अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटने वाले कौन हैं, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि। इस पे ठीक से चल ही नहीं रहा है, समष्टि, ठीक है। ये रैगनर होंगे भैया, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, याद रखिएगा, अरे यार चल ही नहीं रहा है, रैगनर फ्रिश, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा रैगनर, वो लिख रहा हूं कहीं और अपने आप टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, तो याद रखिएगा रैगनर फ्रिश है ये, ठीक है। तो रैगनर फ्रिश होंगे इसके राइट आंसर, ठीक है। चलो जी, ये होंगे कौन, रैगनर, नहीं लिखा रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओहो, तो ये रहा आपके लगभग 26 प्रश्न आज आप लोगों ने किए, कितने, 26 प्रश्नों का आज एमसीक्यू आप लोगों ने किया, किसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। तो प्यारे बच्चों, एक बार रिक्वेस्ट है, आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है, यहाँ से आर्ट्स की आपकी सारी चीजें आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री। आप हमारे फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहां से आपको सारे फ्री में लेक्चर, आपको सारे लेक्चर की फ्री पीडीएफ और आपको सारे क्लास की फ्री पीडीएफ, यहाँ तक कि सीयूटी के भी सारे आपको लेक्चर वहां से फ्री में मिलते हैं। ये सभी आपके एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम और सीयूटी के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ बहुत ही एनसीईआरटी के डीप से। तो चलिए बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंदित रहिए। इसके साथ साथ पढ़ाई जरूर कीजिए, रिविजन जरूर कीजिए और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, शुभ रात्रि। अगला सेशन भी होगा इकोनॉमिक्स से और उसके बाद हम लोग
बढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। नमस्कार, जय हिंद,